आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट अवेटेड स्कीम के बारे में, जो कि रिसेंटली एमसीए ने इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसे CCFS करके बोला जा रहा है। ये बहुत ही बिग रिलीफ है कंपनीज के लिए जिनकी पुरानी पेंडिंग फाइलिंग्स नहीं हुई है, बिकॉज इससे पहले जो स्कीम थी एमसीए ने 2020 में निकाली थी, उसके अब 4-5 साल बाद अब ये वाली स्कीम आई है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या फायदा होने वाला है कंपनीज को, और फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी कंपनियां हैं जो अप्लाई नहीं कर सकती। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और 7-8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है आपको इस CFS स्कीम में फेस करने पड़े, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आपको पूरा का पूरा डिटेल में CCFS स्कीम के बारे में पता चल सके। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं CSCMA मंजू शर्मा के साथ जूम योर स्किल चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरीके के इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स को भी ऐसे इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में जानकारी मिलती रहे। सो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। सो फेसिंग कंपनीज ह्यूज ROC फाइलिंग्स, मतलब ये बेसिकली एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जिनकी ह्यूज फाइलिंग्स थी कंपनीज की, उनके लिए ये जो एमसीए ने स्कीम लॉन्च करी है, अगर मैं बात करूं इसकी जो वैलिडिटी है वो है 15 अप्रैल से लेके 15 जुलाई 2026। तो मोटा मोटा अगर मैं डेज काउंट करूं तो ये 92 डेज के लिए ये स्कीम निकाली गई है। अब है क्या ये स्कीम की बात करें तो ये एक वन टाइम कंप्लायंस विंडो है जो कि एमसीए ने 24 फरवरी 2026 को इंट्रोड्यूस करी है, वाइड सर्कुलर 01/2026। और जैसा कि अभी मैंने बताया, ये जो वैलिड रहने वाली है स्कीम, ये रहने वाली है 15 अप्रैल से लेके 15 जुलाई 2026 तक। तो अब उससे पहले आपको क्या करना है, बिकॉज इस अभी फरवरी में इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है एमसीए का, अगर आपकी कोई भी बिलेटेड फाइलिंग्स है तो आप उसके अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें ताकि जब ये स्कीम आएगी आप टाइमली मैनर में अपने फॉर्म फाइल कर सके। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे रेडी रखिएगा ताकि आप फाइलिंग कर सकें। अगर हम पर्पस की बात करें, इस स्कीम को लाने का एमसीए का पर्पस क्या है? पर्पस बेसिकली यही है कि कंपनियों, क्योंकि 100 रुपीज़ पर डे पेनल्टी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पेनल्टी हो जाती है, तो काफ़ी सारी कंपनियां ना फाइल ही नहीं करती हैं। फाइल इसलिए नहीं करती क्योंकि पर डे के हिसाब से देखा जाए तो MGT 7 पर भी और AOC 4 में भी काफ़ी हैवी पेनल्टी आ जाती है। अगर हम 1 साल भी डिले हो जाता है, अगर हम उसी की बात करें तो उसकी भी बहुत ज़्यादा पेनल्टी हो जाती है। तो उन कंपनीज की फाइलिंग को रेगुलराइज करने के लिए ये स्कीम एमसीए ने इंट्रोड्यूस करी है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें जो इन्होंने रिडक्शन दिया है फीस का, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिया है। बट अगर मैं बात करूँ इससे पहले जो 2020 में स्कीम आई थी ना, और अब की जो स्कीम है, मतलब वहाँ पर तो एडिशनल फीस 100% एग्जम्प्टेड थी, बट यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर जो रिडक्शन दी गई है वो 10%, बेसिकली 90% की रिडक्शन दी गई है। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में किस किस कैटेगरी ऑफ कंपनी के लिए क्या क्या रिडक्शन दी गई है। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं कंपनीज को, जैसा कि आपको स्कीम से ही पता चल रहा है, स्कीम मतलब ये आपका फाइनेंशियल पेनल्टी बचाने वाली है। मतलब आपकी अगर किसी कंपनी पर 2 लाख की पेनल्टी लग रही थी तो वहां पर आपको बहुत नॉमिनल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब पेनल्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो तरीके की फीस होती है बेसिकली। एक होता है आपका नॉर्मल फीस, एक होता है एडिशनल फीस। तो आपको एडिशनल फीस में रिलैक्सेशन इस स्कीम में मिलने वाली है। और इसी के दूसरा बेनिफिट अगर हम बात करें इसी के साथ, तो आपकी जो हिस्टोरिकल फाइलिंग्स होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको कोई प्रोसिक्यूशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको मतलब आपकी कंपनी को। और अगर मैं बात करूं जैसे
जो छोटी कंपनियां हैं, है ना, एमएसएमई स्टार्टअप्स वगैरह, उनके पास कैश का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो उस केस में आपको नॉमिनल अमाउंट में अपनी एनुअल फाइलिंग कंप्लायंस करने का चांस मिल रहा है, और ये वन टाइम चांस है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। और अगर मैं बात करूँ जो डोरमेंट कंपनियां हैं या जो स्ट्राइक ऑफ करना चाहती है कंपनियां, उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो ये सारे के सारे मोटे मोटे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, की फीचर्स की हम बात करते हैं इस स्कीम में, क्या होने वाले की फीचर्स। तो मेजर जो रिलीफ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इंस्टेड ऑफ पेइंग 100% ऑफ द एडिशनल फीस, मतलब जो 100 रुपीज पर डे हम पे करते थे डिले के केस में 403 सेक्शन में, तो अब आपको सिर्फ जो पे करना है वो 10% ऑफ एडिशनल फीस पे करना है, मतलब 90% कॉस्ट रिडक्शन इसमें आपको लेट फाइलिंग में मिलने वाली है। तो सबसे मेजर रिलीफ यहाँ पर आपको ये दिया गया है। फिर दूसरा जो फीचर है, डोरमेंट कंपनी ऑप्शन। तो अगर आप डोरमेंट कंपनी के लिए फॉर्म फाइल करेंगे MSc1, जिसमें आपकी कैपिटल के हिसाब से फीस लगती है, तो उसमें जो फीस लगेगी आपकी एडिशनल फीस, तो वो जो है आपको 50% पे करनी है, 50% ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फीस। नॉर्मल फाइलिंग फीस की क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि MSc1 में आपकी एडिशनल फीस नहीं लगती है, तो जो भी आपकी नॉर्मल फीस लगती है वो आपकी कैपिटल के हिसाब से फीस आती है। सो कैपिटल के हिसाब से जो भी फीस आएगी, से अगर आपकी 2000 आती है तो आपको 1000 ही पे करनी है डोरमेंट कंपनी के केस में। स्ट्राइक ऑफ की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पर आपको जो पेनल्टी पे करनी है, फीस जो पे करनी है, वो 25% ऑफ द फाइलिंग फीस पे करनी है। यहाँ पर भी आपकी क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस आती है, और वो जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस आएगी वो भी आपको ओनली 25% ही पे करनी है। अब इसमें फॉर्म कौन कौन से कवर्ड है, तो जो भी MGT 7, 7A और AOC 4 की जितनी भी फैमिली है, वो पूरी की पूरी इस स्कीम में कवर है। जैसे AOC 4 है, AOC 4, AOC 4 CFS, AOC 4 NBFC, AOC 4 CFS NBFC, AOC 4 XBRL। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए फॉर्म्स होते हैं, ये सारे के सारे फॉर्म्स इसमें कवर है। इसके अलावा ADT 1, FC3, FC4 भी कवर किया गया है, और जो कंपनीज एक्ट 1956 में फॉर्म्स थे ना, वो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो की फीचर है वो है इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टीज। मतलब अगर आपकी कंपनी ने विद इन 30 डेज में, मतलब नोटिस इशू होने से पहले, अगर आपकी कंपनी ने इस स्कीम में फॉर्म फाइल कर दिए हैं, तो आपको इम्यूनिटी भी पेनल्टी से मिल जाएगी, जो कि 92 और 137 में लगती, तो उससे भी आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझते हैं। मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी एनुअल फाइलिंग पेंडिंग है, एनुअल रिटर्न पेंडिंग है। 5 साल से उसने MGT 7 ही नहीं फाइल करा है। अब मैं मान के चलती हूँ उसकी फीस आती है 2 लाख रुपए। तो अब 15 अप्रैल के बाद ये जो फीस है, एडिशनल फीस 2 लाख रुपए की, जो ABC प्राइवेट लिमिटेड पर आ रही थी, तो अब वो आपको देनी है सिर्फ 20,000, 1,80,000 की बचत, मतलब 90% वेवर्स आपको मिलने वाला है इस वाली स्कीम में। तो ये एक आपका फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है कंपनी नॉट ऑपरेशनल, मतलब XYZ सर्विसेज जो है अपने आप को डोरमेंट डिक्लेयर करना चाहती है, तो उसको MSc1 फॉर्म फाइल करना है। अब जो इसमें फीस लगने वाली है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्मल फीस लगती है, एडिशनल फीस इस फॉर्म में नहीं होती है। तो यहाँ पर जो फीस लगेगी नॉर्मल की 50% लगेगी। सही, अगर आपकी 2000 फीस है तो यहाँ पर आपको 1000 ही फीस पे करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है वॉलेंट्री एग्जिट का। कोई स्टार्टअप है और मतलब बहुत टाइम से ऑपरेट नहीं कर रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, अब 4-5 साल हो गए हैं, तो उस केस में एग्जिट करना चाहता है, स्ट्राइक ऑफ करना चाहता है वो स्टार्टअप, तो STK2 फॉर्म फाइल करके 25% फीस पे करके आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं अपनी कंपनी को। तो ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों अलग अलग सिनेरियो के यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस को इसका ऑप्शन अवेल करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस स्कीम में नहीं अप्लाई कर सकती। वो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी अंडर स्ट्राइक ऑफ नोटिस में है, पहला। दूसरा है
जो ऑलरेडी डोरमेंट स्टेटस में आ चुकी हैं या ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ स्टेटस में आ चुकी हैं, डिसॉल्व कंपनियां हैं, वेनिशिंग कंपनीज हैं। अब डिसॉल्व डोरमेंट और स्ट्राइक ऑफ में क्या फ़र्क है? डोरमेंट मतलब आप जो है लीगली एग्जिस्ट करोगे बट आपकी कंपनी का जो स्टेटस है वो डोरमेंट करके दिखाएगा, मतलब इनएक्टिव रहेगा, थोड़े बहुत कंप्लाइंस आपको करने पड़ते हैं। बट स्ट्राइक ऑफ में क्या है, आपका रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से नाम हटा दिया जाता है परमानेंटली। और डोरमेंट कंपनी को आप वापस भी रिवाइव कर सकते हैं अगर आपको कल को फ्यूचर में बिजनेस करना है तो। नेक्स्ट इज डेडलाइन रिमेंबर। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो 92 डेज के लिए स्कीम निकाली गई है, तो लास्ट डेट जो इसमें होने वाली है वो है 15 जुलाई 2026। तो उससे पहले आपको ये फाइलिंग करनी है। अगर आप उसके बाद करेंगे तो आपकी नॉर्मल 100 रुपीज पर डे के हिसाब से फ्रॉम डे 1 आपकी लगने वाली है। सो आपकी कोई भी अगर पेंडिंग फाइलिंग है, जो भी आरओसी की पेंडिंग फाइलिंग्स है, तो सीसीएफएस का फायदा उठाएं, क्योंकि ये शॉर्ट विंडो के लिए है। तो फायदा उठाएंगे तो आप लाखों सेव कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। अब अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है इसमें, वो है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशंस। मतलब अगर आपकी कंपनी ने विद इन दिस स्कीम AOC 4 और MJT 7 फाइल कर दिया है, तो उस केस में क्या है, आपको प्रोसिक्यूशन मिल जाएगा, मतलब इम्यूनिटी मिल जाएगी। किससे? पेनल्टी से। पेनल्टी जो आपको इन सेक्शनों में लगने वाली थी, तो इन सेक्शनों में आपको इससे इम्यूनिटी मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, AOC 4 फाइल नहीं करा है 2021-22 में, और ROC ने एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू कर दिया है 137 में। अब अगर हम बात करें इसकी जो पोटेंशियल पेनल्टी जो निकल के आ रही है, वो 1 लाख फॉर कंपनी है, 50,000 फॉर ईच डायरेक्टर है। अब ये कंपनी अगर CCFS स्कीम को अवेल करती है, तो आपको सिर्फ 10%, मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड को 10% एडिशनल फीस पे करनी है और इम्यूनिटी के लिए अप्लाई करना है। अगर इम्यूनिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में पेनल्टी प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे प्रोसिक्यूशन से, और उनका जो केस है वो क्लोज हो जाएगा। तो आपकी बेसिकली पेनल्टी भी हो गई और 90% फ्री रिडक्शन हो गया फीस का, और आपका प्रोसिक्यूशन भी नहीं हुआ। अब हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो काफी सारे प्रोफेशंस को आने वाले हैं इसमें। कैन अ कंपनी with disqualified director avail this scheme? If director are disqualified under section 164 due to non-filing, the company must first examine the status of DIN and compliance eligibility. This scheme may help regularize filings, but director disqualification implication must be checked separately. मतलब देखो, ये जो स्कीम है वो एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स के लिए। अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है तो ये डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डील नहीं करेगी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच फाइनेंशियल ईयर इज CCFS एप्लीकेबल? सो अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है ऑल पेंडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ऑल पेंडिंग फाइनेंशियल ईयर्स मतलब जितने भी आपके 26 फरवरी से पहले फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग है, वो सारे के सारे आपके कवर होने वाले हैं, इंक्लूडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 24-25। बट आपके फ्यूचर्स फाइलिंग्स इसमें नहीं कवर होंगी। इज DI3 KYC रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग अंडर CCFS 2026? यस, अगर आपकी डायरेक्टर्स का जो डिन है वो डीएक्टिवेटेड है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ KYC, तो आपको सबसे पहले डायरेक्टर की KYC करनी है, तभी आप ये CCFS स्कीम में फायदा उठा पाएंगे उस डायरेक्टर के सिग्नेचर यूज करने के लिए। इफ द कंपनी वांट्स टू क्लोज इज फाइलिंग ऑल पेंडिंग ईयर्स कंपल्सरी? मतलब अगर आपके 5 साल से फाइलिंग नहीं हुई है और कंपनी जो है काम ही नहीं कर रही है, बिजनेस ही नहीं कर रही है और STK 2 फाइल करना चाहती है, तो उस केस में आपको अपने 5 साल की सारी फाइलिंग्स करनी पड़ेंगी। फाइलिंग्स करने के बाद आप STK 2 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको ड्यूल बेनिफिट होने वाला है। पहला, आप फाइलिंग्स जो करेंगे आपको एडिशनल फीस में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर आप जब STK 2 फाइल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको फायदा होने वाला है। तो देखिए दोनों आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, तो इस स्कीम का फायदा जरूर उठाइए। दिस स्कीम बेनिफिशियल फॉर शेल और नॉन ऑपरेशनल कंपनीज ऑल्सो? यस, मतलब जितनी भी आपकी इनएक्टिव कंपनी बन चुकी हैं उनके लिए ये बेसिकली स्कीम एप्लीकेबल है, ताकि आपकी कंपनी जो है वो कंप्लाइंट हो सके
और या फिर डोरमेंट स्टेटस अडॉप्ट कर सके या फिर क्लोज कर सके। CFS इज एप्लीकेबल टू LLP ऑल्सो? नहीं, ये जो स्कीम है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए निकाली गई है, तो ये LLPs के लिए नहीं है। LLPs के लिए सेपरेटली LLP एक्ट गवर्न करता है। कैन अ कंपनी फाइल ओनली रिसेंट ईयर्स एंड स्किप ओल्डर फाइल्स? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आपके पास इस तरीके की स्कीम आई है तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे अपने फाइनेंशियल ईयर्स की फाइलिंग करनी है इन सीक्वेंशियल मैनर। क्यों सीक्वेंशियल मैनर में? क्योंकि अभी ये V3 है। V3 में जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया बिजनेस वैलिडेशन से, तो उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी। आपका पता नहीं मास्टर डाटा में कहाँ से क्या अपडेट हो जाए, तो सीक्वेंशियल मैनर में आप अपनी फाइलिंग करिएगा। विल द स्कीम हेल्प इन रिमूविंग डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन अलग एक सेपरेट लीगल प्रोविजंस कवर करता है। इज देयर एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स दैट कैन बी फाइल्ड? कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है, कितने भी आप फाइनेंशियल ईयर्स के यहाँ पे फाइलिंग इस स्कीम में कर सकते हैं। तो आई होप आपके ये जो मोटे मोटे 8-10 क्वेश्चन थे मैंने जो कवर करा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी होंगी। ये वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा और आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो पर जाकर लाइक बटन हिट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप देख रहे थे ज़ूम योर स्किल। थैंक यू।